नमस्कार दोस्तों, आज मैं आर्द्रता के बारे में बात कर रहा हूँ। आर्द्रता क्या है? हवा या वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि आर्द्रता को मापने का जो यंत्र है या किसी से मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है। दूसरी चीज़ है वायुमंडल में जो आपका जल है वो तीनों रूपों में पाया जाता है। ठोस जो कि बर्फ के रूप में होता है, आपका द्रव जो कि जल के रूप में होता है, और गैस या फॉर्म में जो होता है वो जलवाष्प के रूप। अर्थात वायुमंडल में जल के गैसीय स्वरूप को ही हम क्या कहते हैं? आपका जलवाष्प कहते हैं। पहली बात बताई हमने कि आर्द्रता का है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा है वही क्या है? हमारी आर्द्रता है। अब दूसरी चीज़ है वायुमंडल में जो प्रति इकाई आयतन में जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो होती है 0 से लेकर 4% तक होती है, और इसकी जो औसत मात्रा है % है। अब दूसरी चीज़ है, अब जलवाष्प, अब बताइएगा आप, एक सागर है एक स्थल है, क्या दोनों में जलवाष्प है वो समान पाई जाएगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। देखिए, समय और स्थान के अनुसार है जलवाष्प की मात्रा परिवर्तित होती है, समय व स्थान के संदर्भ में। समय और स्थान के संदर्भ में हम बात करें, मान लीजिए दिन और रात की बात करें, जलवाष्प की मात्रा है, दिन में आर्द्रता है वो आपकी क्या होगी? अधिक होगी। रात में आर्द्रता है वो आपकी कम होगी। स्थान के संदर्भ में मान लीजिए हम इक्वेटर से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं, भूमध्य रेखा पर आपका जलवाष्प अधिक होगा और ध्रुवों की ओर कम होगा। सागर तट पर जलवाष्प अधिक होगी और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में आर्द्रता है वो आपकी कम होगी। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो आपका जलवाष्प, आपका वाष्पीकरण कहाँ से होगा? जलवाष्प का स्रोत क्या है? दो ही होते हैं, एक होता है आपका वाष्पीकरण व दूसरा होता है बाष्पोत्सर्जन। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। वाष्पीकरण कहाँ से होगा? जो वाटर बॉडी होंगी, जल राशियों से। जल राशियों में जैसे महासागर है, आपका झील है, तालाब है, नदी है, वहाँ से वाष्पीकरण होगा। और बाष्पोत्सर्जन कहाँ से होगा? पेड़ पौधे और मृदा से। अर्थात वायुमंडल में जलवाष्प का दो ही स्रोत होते हैं, बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन। बाष्पीकरण है जल राशियों के द्वारा होता है और बाष्पोत्सर्जन है मृदा और पेड़ पौधों के द्वारा होता है। दूसरी चीज़ और है, जब तापक्रम है और बाष्पीकरण में सीधा संबंध होता है। तापक्रम अधिक होगा, बाष्पीकरण भी अधिक होगा। तापक्रम कम होगा, बाष्पीकरण भी आपका कम होगा। दूसरी चीज़ और है, स्थल और जल पर अर्थात महासागर और महाद्वीपों में जो जलवाष्प है उसकी मात्रा भी है अलग अलग है वो आपकी पाई जाती है। जैसे 10 डिग्री या 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण में
महाद्वीपों पर बाष्पीकरण अधिक होगा। और 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों में महासागरों में बाष्पीकरण है वो आपका अधिक होगा। अर्थात जब इस तरह की कंडीशन होगी तो वहाँ जलवाष्प की मात्रा है वो क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात महाद्वीपों में जलवाष्प की मात्रा कहाँ होगी, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य, और महासागरों पर कहाँ होगी, 10 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। दूसरा होता है आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। आर्द्रता सामर्थ्य क्या है कि एक निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली वायु राशि को ग्रहण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रता सामर्थ्य। मान लीजिए जितनी आपकी उस वायु का तापमान है और उसमें आर्द्रता कितनी ग्रहण की जा सकती है वो उसकी क्या कहलाती है, आपकी आर्द्रता आपकी सामर्थ्य है वो आपकी कहलाती है। एक चीज़ और आती है संतृप्त हवा। संतृप्त हवा, सैचुरेटेड एयर। अब देखिए संतृप्त हवा क्या है कि हवा की वह स्थिति जिसमें उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है वो आपकी समाप्त हो जाती है। अर्थात वो आपकी हवा है और जलवाष्प ग्रहण नहीं कर सकती है, वो क्या कहलाती है, आपकी संतृप्त हवा कहलाती है। और एक और है ड्यू पॉइंट, ओसांक। ओसांक क्या है कि जिस तापमान पर है या वह न्यूनतम तापमान जिस पर वायु संतृप्त होती है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो, सैचुरेटेड हो, ओसांक कहलाता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्द्रता के प्रकार। आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, तो आर्द्रता हमारी सामान्य रूप से 3 प्रकार की होती है। आर्द्रता के प्रकार, नंबर 1 है निरपेक्ष आर्द्रता। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखिए निरपेक्ष आर्द्रता क्या है। निरपेक्ष आर्द्रता कि वायु के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा को, वायु के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा को है क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, जिसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। जैसे
इस तरह से। इसमें गैस भी होंगी, डस्ट भी होगा आपका, और वाटर वेपर भी होगा, वेपर। अब मान लीजिए इसमें जो हमारी जलवाष्प की मात्रा है 600 ग्राम है प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरी, अब पहली चीज और है निरपेक्ष आर्द्रता, आपका तापमान, और इसमें निरपेक्ष आर्द्रता में विपरीत आपका सीधा संबंध होता है। जब तापमान अधिक होगा तो निरपेक्ष आर्द्रता भी अधिक होगी, तापमान कम होगा तो निरपेक्ष आर्द्रता कम होगी। दूसरी चीज़ है दिन में आपका निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होगी, रात को कम होगी। समुद्र तट के पास है, निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होगी। समुद्र तट से जैसे जैसे दूर जाएंगे आपकी जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे ये आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर को आपका प्रशांत महासागर। यदि ये महाद्वीप वाला भाग है और ये महासागर वाला भाग, इनके किनारे वाले भाग पर है आर्द्रता, आपकी निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होगी। लेकिन स्थल वाले भाग में, जैसे महाद्वीप के अमेरिका के बीच मध्य वाले भाग में है, आपकी निरपेक्ष आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। दूसरी आती है उसको भी विशिष्ट आर्द्रता। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। विशिष्ट आर्द्रता, देखिए विशिष्ट आर्द्रता क्या है कि एक प्रति इकाई आयतन में या कुल प्रति इकाई आयतन में उपलब्ध कुल जलवाष्प के भार तथा उसमें उपस्थित जलवाष्प के भार को ही हम क्या, अनुपात को क्या कहते हैं, आपका विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। जैसे गैस, डस्ट, वेपर। जलवाष्प की मात्रा 600 ग्राम और आपका जो हवा का कुल आयतन है वो कितना है, 1000। अर्थात प्रति इकाई आयतन में जो कुल जलवाष्प है उस जलवाष्प के साथ उपस्थित जलवाष्प की मात्रा के जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, हमारा विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। और एक तीसरी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सापेक्ष आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या है, किसी निश्चित तापमान पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उस निश्चित तापमान पर आर्द्रता ग्रहण करने की जो सामर्थ्य के अनुपात को ही, जिसे प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, वो क्या कहलाती है, आपकी सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। एक निश्चित तापमान पर
उपस्थित जल वाष्प की मात्रा तथा उस तापमान पर आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को ही सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, सब जहाँ पर बहुत कम सापेक्ष आर्द्रता होती है और अधिक सापेक्ष आर्द्रता होती है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी होती है। जैसे आपकी सबसे कम सापेक्ष आर्द्रता है वो आपकी पाई जाती है उष्ण मरुस्थलों में, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए आपका अनुकूल नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ है सर्वाधिक जो सापेक्ष आर्द्रता पाई जाती है भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में। ये क्षेत्र भी है मानव स्वास्थ्य के लिए है अधिक अनुकूल नहीं होते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है एक और है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन होता है। अर्थात टेम्परेचर अधिक होगा तो सापेक्ष आर्द्रता कम होगी, आपका तापमान कम होगा तो सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी। दूसरी चीज़ है सापेक्ष आर्द्रता और वर्षा के साथ सीधा संबंध होता है। जब सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी तो रेनफॉल अधिक होगा और जब सापेक्ष आर्द्रता कम होगी तो रेनफॉल भी आपका कम होगा। डस्ट, बेड, आपका वाटर वेपर एंड गैस। मैंने कहा कि आपका किसी एक निश्चित तापमान पर है, कोई मान लो 30 डिग्री टेम्परेचर है, जिसमें जलवाष्प जो ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कितनी है, आपकी जलवाष्प कितनी है 600 ग्राम। और इसमें उस तापमान पर है जो जलवाष्प ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है, क्षमता है, वो कितनी है 1000 ग्राम। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर निरपेक्ष आर्द्रता अपॉन आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100। निरपेक्ष आर्द्रता 600,000 अपॉन बराबर 60%, अर्थात कितनी है 60%। दूसरी चीज कहा मैंने, यदि तापमान बढ़ जाए तो तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य है वो क्या होगी, अधिक होगी। यदि टेम्परेचर आपका 30 हो जाता है तो आर्द्रता सामर्थ्य अधिक होगी, 30 की जगह 40 हो जाता है। मान लीजिए निरपेक्ष आर्द्रता 600 है और यहाँ पर है आर्द्रता सामर्थ्य बढ़कर के 1200 हो जाती है, तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी 50% होगी, 50%, 50%। दूसरी चीज़ है यदि आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाए तो आपका जैसे मान लीजिए कम हो जाए 800 हो जाए तो 600 756, तो आपकी सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी 75% होगी। तो इस तरह से है
कि तापमान और आपका सापेक्ष आर्द्रता के मध्य में है वो कैसा संबंध होता है, वो हमारा विपरीत संबंध होता है। तापमान अधिक होगा, सापेक्ष आर्द्रता कम होगी, तापमान कम होगा, सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी। अब इसी के संदर्भ में है कि हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तो सापेक्ष आर्द्रता है वो क्या होगी, बढ़ती जाती है। ऊंचाई के साथ सापेक्ष आर्द्रता है बढ़ती है। दूसरी तरफ है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर, तब भी सापेक्ष आर्द्रता है बढ़ जाती है। इस तरह के सवाल हैं ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, चाहे नेट जेआरएफ के हो, चाहे आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो। ये था हमारा आर्द्रता से संबंधित टॉपिक। थैंक यू।